नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलड़ एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं देश की रीढ़ को, और वह है किसान। देश का आधार वह है किसान। उनसे जुड़ी समस्याओं को जो है उजागर करने वाले जो आंदोलन है, उन आंदोलनों को अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उन आंदोलनों में से आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, उसको अपन जो है पढ़ रहे हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है कल अपन ने पढ़ा था, कारण पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ रहे हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है कितने चरणों में हुआ था। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है दोस्तों। मुख्य रूप से कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि इन 3 चरणों के अंतर्गत कौन कौन मुख्य रूप से जो है नेता रहे हैं और क्या क्या जो है किसानों की समस्याओं का समाधान निकला है। तो ये अपन जो है इन 3 चरणों के अंतर्गत देखते हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत क्या आएगा, कब से कब तक का समय आएगा? द्वितीय चरण के अंतर्गत कौन सा गतिविधियां होगी, और तृतीय चरण के अंतर्गत ये किस प्रकार से समाप्त होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। होता कब से है दोस्तों? तो ये होता है सन 1897 ईस्वी से लेकर सन 1941 ईस्वी तक जो है ये आंदोलन जारी रहता है। लगभग ये आंदोलन जो है 44 वर्षों तक जो है चलता है। 44 वर्षों तक ये आंदोलन चलता है। पहला चरण जो है वह स्टार्ट होता है आपके 1897 ईस्वी से सन 1915 ईस्वी तक। यह है आपका प्रथम चरण। इस प्रथम चरण के अंतर्गत देखें कि किसानों ने जो है ये आंदोलन कब जो है शुरू किया। तो ये आंदोलन शुरू किया जाता है एक गिरधारीपुरा नामक गांव से। कहाँ से किया जाता है? गिरधारीपुरा नामक गांव से। घटना घटित होती है एक कुरीति से। वह कुरीति है मृत्यु भोज। तो देखें दोस्तों, सन 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा नामक गांव में, कहाँ पर? गिरधारीपुरा नामक गांव से ये घटना स्टार्ट होती है। इस गिरधारीपुरा गांव के अंतर्गत क्या है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गंगाराम के वृद्ध पिता की मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु पर जो मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है, उस समय जो किसान लोग जो थे वो सभी क्या हो रहे हैं? एकत्रित हो रहे हैं। धाकड़ जाति के लोग एकत्रित हो रहे हैं। दोस्तों, जब वह सभी क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं किसान, तो सभी ने जो है अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने गांव की समस्याएं बताई एक दूसरे को। सभी एकत्रित होकर के और अपने नेताओं को ये बात कहते हैं। अपनी जो है एकत्रित होते हैं और अपनी समस्याएं क्या करते हैं? समस्याएं अपने नेताजी को क्या कहते हैं? बताते हैं। नेताजी कौन कौन है? ध्यान दें दोस्तों, महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपसे मैं अभी प्रश्न करूँगा। उन प्रश्न का अपने आप से आंसर देने की कोशिश करना, कमेंट में भी जो है कोशिश करना। तो नेता कौन कौन थे? प्रथम चरण के अंतर्गत किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए, समस्याओं को समाधान करने के लिए नेता कौन कौन से थे? सबसे प्रमुख नेता के रूप में आते हैं साधु सीताराम दास। कौन आते हैं? साधु सीताराम दास प्रमुख नेता के रूप में माने जाते हैं।
और नेता कौन थे? और नेता थे ब्रह्मदेव। और लास्ट जो है मुख्य नेताओं के अंतर्गत आते हैं आपके फतेहकरण चारण जो है वह तीसरे मुख्य नेता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रथम चरण का नेतृत्व किन्होंने किया था? अगर साधु सीताराम दास है तो अपने को टिक करना ही करना है। अगर साधु सीताराम दास नहीं है तो ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण, ये क्रम वाइज लिखे हुए हैं। अगर साधु सीताराम दास नहीं है, ये दोनों दे रहे हैं, तो उनमें अगर एक पूछा जा रहा है तो ब्रह्मदेव को कीजिएगा, और फतेहकरण चारण जो है साथ में दिया जा रहा है, दोनों को दोनों पूछे जा रहे हैं तो दोनों आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण को सभी किसान अपनी क्या बताते हैं? समस्या बताते हैं। इन्होंने क्या की, सभी लोगों की समस्या सुनने के बाद, समस्याओं को इन्होंने क्या किया? समस्या सुनी, और समस्या सुनने के बाद ये कहा कि भाई आपकी समस्या जो है मेवाड़ का राणा ही क्या कर सकता है? सुलझा सकता है, समस्या का हल निकाल सकता है। और समस्याएं क्या थी वो मैंने आपको बताई है पिछले वीडियो के अंतर्गत। जो अत्यधिक कर था, जो व्यवस्थाएं थी, सभी व्यवस्थाएं किसानों का जो शोषण कर रही थी, वो सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं के लिए जो है इन तीनों ने निर्णय लिया और लोगों को क्या किया? नियुक्त किया। किन किन को नियुक्त किया? उन्हीं जाति के लोगों में से 2 लोगों को नियुक्त किया। और नियुक्त किया एक तो नानजी पटेल को, किनको? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या किया जाता है? यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त क्यों किया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया कि किसानों की समस्या को क्या करना है? सुलझाना है, समस्या को हल करना है, सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो नियुक्त करके इनको कहाँ भेजा जाएगा? दोनों को ही राणा के पास। और राणा कहाँ पे है? मेवाड़ के अंतर्गत। और उस समय मेवाड़ का राणा कौन था? फतेह सिंह। तो उस फतेह सिंह के पास जो है इन दोनों को ही भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि किसान क्या है? दुखी है। किसान अपनी समस्या का जो है हल निकलवाना चाहते हैं, और राणा से कहकर के जो है अत्यधिक कर जो है उसको कम करवाना चाह रहे हैं। तो किसानों की जो है समस्या बताने के लिए इनको क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। समस्या बताने के लिए क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो नियुक्त कर दिया, राणा को समस्या बता दी। किन्होंने? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ने। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे राणा फतेह सिंह ने एक स्टेप उठाया। और क्या उस स्टेप उठाया कि ये जो राणा फतेह सिंह है उसने एक व्यक्ति को क्या किया? नियुक्त किया। और व्यक्ति को नियुक्त किया और कहा कि आप बिजोलिया के अंदर जाकर के जांच कीजिए। क्या कीजिए? जांच कीजिए कि ये जो व्यक्ति आए हैं हमारे पास समस्या लेकर के, ये सही है या गलत है। तो इनके लिए जो है राणा फतेह सिंह के द्वारा किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत प्रथम चरण में राणा फतेह सिंह के द्वारा जांच आयोग के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया था? तो वह व्यक्ति कौन था? हामिद हुसैन। कौन था दोस्तों? हामिद हुसैन नामक व्यक्ति था। और उसने क्या किया था? प्रथम चरण की यानी बिजोलिया के अंतर्गत जाकर के लोगों की समस्या को सुना था और उसकी जांच पड़ताल की थी। किसने? हामिद हुसैन ने जो है जांच पड़ताल की थी। तो इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जांच पड़ताल के लिए जो है इसको नियुक्त किया था हामिद हुसैन को। ध्यान रखें दोस्तों, जब नियुक्त कर दिया जाता है, जांच कमेटी बैठ जाती है तो नाराज हो जाते हैं। और नाराज कौन होते हैं? आपके बिजोलिया के सामंत। कौन? बिजोलिया
के सामंत क्या हो जाते हैं? बिजोलिया के सामंत हो जाते हैं नाराज। कौन हो जाते हैं बिजोलिया के जो है सामंत नाराज? क्यों हो, किन से हो जाते हैं? तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल से, जो इन सभी का नेतृत्व करके राणा के पास गए थे, उनसे वो क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी की जो है शिकायत की जाएगी तो वह नाराज तो होगा ही। अगर किसी को प्रशंसा की जाए, किसी को शाबाशी दी जाए तो वह खुश होगा। अगर समस्या शिकायत की जाएगी तो इन शिकायत के बदले तो नाराज़गी ही मिलेगी, और नाराज़गी मिलती है किनको? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। इन दोनों को ही ये सामंत क्या करते हैं? बिजोलिया से निष्कासित कर देते हैं। बिजोलिया से क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। आप बिजोलिया की सीमा के अंतर्गत नहीं रहोगे। अच्छा सिला मिला दोनों को ही। बेचारे गए थे नेतागिरी करने, उल्टा इनको सजा मिल गई, निष्कासित कर दिया। जब इनको निष्कासित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है, तो प्रथम चरण जो है यहाँ पे कुछ समय के लिए ढीला पड़ जाता है, और ये प्रथम चरण जो है क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। प्रथम चरण क्या हो जाता है दोस्तों? प्रथम चरण अनसक्सेसफुल रहता है, असफल हो जाता है। अब आप अपनी कॉपी के अंतर्गत एक नोट लिखिए। इस प्रथम चरण के नीचे अपने एक नोट लिखिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम चरण से संबंधित प्रश्न यहाँ पे जो है नोट लगा करके एक आप लिखिएगा कि प्रश्न कहाँ पे बन रहा है। तो वो प्रश्न के लिए जो है नोट लिखिए आप। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे हैं, और इस प्रथम चरण के अंतर्गत जो प्रश्न है वो अपनी नोटबुक के अंतर्गत लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? कि राजस्थान किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान, नोट लगा रहा हूं, मतलब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान किसान आंदोलन, राजस्थान किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग सही सोच रहे हो बिल्कुल, और वही व्यक्ति है, लेकिन इससे जो है जुड़ा एक और आपको नोट बता रहा हूं, वो नोट भी आप अपनी कॉपी के अंतर्गत लिखिएगा। नोट क्या है? कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक या प्रणेता, दोनों एक ही बात है दोस्तों, किसे कहा जाता है? अब आप यहां आकर के सोच रहे होंगे कि दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि दोनों के आंसर अलग अलग है। अगर राजस्थान किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए, अधिकतर उन आंदोलनों की शुरुआत करने वालों का पूछा जाए, तो उस समय आपको बताना होगा विजय सिंह पथिक। किसे? विजय सिंह पथिक। लेकिन अगर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता या जनक पूछ लिया जाए, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा साधु सीताराम, साधु सीताराम दास को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास। और इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण अपन गलत करके आते हैं।
कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। राजस्थान किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को इसलिए कहा जाता है क्योंकि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में होने वाले अधिकतर किसान आंदोलनों की भूमिका तैयार की थी, उनको जो है उनके द्वारा संचालित किया गया था। इसीलिए विजय सिंह पथिक को राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वहीं अगर आपको साधु सीताराम दास के बारे में पूछ लिया जाए, उसको केवल बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक ही माना जाएगा। ये तो रहा दोस्तों आपका प्रथम चरण, जिसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या गतिविधियां घटित हुई थी। तो प्रथम चरण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है क्योंकि नेताओं की चलती नहीं है और सामंतों को जो है और ज़्यादा श्रेय मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है। किन से? मेवाड़ के राणा फतेह सिंह से। ध्यान दें दोस्तों, राणा फतेह सिंह ने जो है ज़्यादा कोई कठोर कदम नहीं उठाया, इस वजह से क्या हो जाता है, प्रथम चरण असफल हो जाता है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लें इम्पोर्टेंट लगा करके। और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि बिजोलिया के, लिख लें आप, बिजोलिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह जो 1906 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं उत्तराधिकारी के रूप में, तो बिजोलिया के ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह है दोस्तों। तो अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह शासक बना जिसके समय बिजोलिया के प्रशासक पद पर, बिजोलिया जो ठिकाना है, बिजोलिया के प्रशासक पद पर महाराणा ने किन की नियुक्ति की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, और ध्यान रखना यहाँ पे आपको कई नाम बताए जाएंगे, लेकिन जो सटीक आंसर है वह आंसर अपनी बुक के अंतर्गत, नोटबुक के अंतर्गत लिख दें, अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत ने जो है अल्पवयस्क जो केसरी सिंह था उसके संरक्षक के रूप में जो है नियुक्त होता है, और नियुक्त करने वाला कौन है? राणा फतेह सिंह। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चरण के अंतर्गत, और दूसरा चरण है कौन सा, उसका समय देखा जाए तो दूसरे चरण का समय है आपके सन 1916 से, मात्र थोड़े समय तक ही ये रहेगा, 1916 से 1923 ईस्वी तक। तो दूसरे चरण में क्या क्या घटनाएं घटित होती है? ध्यान रखना, अभी तक पहले चरण में विजय सिंह पथिक का नाम ही नहीं है, अभी तक नेतृत्वकर्ता के रूप में आ रहे हैं आपके सामने कौन? साधु सीताराम दास। 1916 के अंदर जो है साधु सीताराम दास मिलते हैं किन से? विजय सिंह पथिक से। मुलाकात होती है इनकी मुलाकात होती है किन से? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से जो है इनकी मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है तो उस समय साधु सीताराम दास क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आमंत्रित करते हैं। किन को आमंत्रित करते हैं? विजय सिंह पथिक को, कि आप हमारे बिजोलिया आइए और बिजोलिया आकर के हमारे किसानों को राजनीतिक तौर पे क्या कीजिए, आप जागृत कीजिए। तो जागृत करने का जिम्मा जो है साधु सीताराम दास किन को दे रहे हैं? विजय सिंह पथिक को आमंत्रण दे रहे हैं। ध्यान रखें दोस्तों, आमंत्रण क्या कर लिया जाता है? विजय सिंह पथिक के द्वारा आमंत्रित क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया।
कि मैं वहाँ पे आऊँगा और किसानों की दशा देख करके जो है उन लोगों को पथ प्रदर्शक का कार्य वहाँ आकर के मैं करूँगा, उनको जागृत करने का कार्य मैं करूँगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। आमंत्रण को क्या कर लिया दोस्तों, स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे दो अपन बात लिखेंगे, सन 1916 और 1917 की अपन जो है बात करेंगे दोस्तों। बात क्या है, 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के द्वारा एक बोर्ड की स्थापना की जाती है। उसको बहुत कम आप लोग पढ़ते हो, इसलिए इम्पोर्टेंट लगा करके इसको लिख दें आप यहाँ पे। 1916 में क्या हुआ था कि साधु सीताराम दास ने किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1916 ईस्वी में क्या किया, एक किसान पंच बोर्ड, एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, स्थापना करता कौन है, साधु सीताराम दास। उन्होंने 1916 ईस्वी में क्या कर लिया कि एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना कर ली। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उपरमाल पंच बोर्ड अधिक पढ़ते हो आप लोग। तो ये किसान पंच बोर्ड की स्थापना है, यहाँ पे आप विजय सिंह पथिक न करें। नेक्स्ट देखें, जब आमंत्रण क्या कर लिया, विजय सिंह पथिक ने स्वीकार कर लिया, तो किसानों को जो है एकत्रित किया और विजय सिंह पथिक ने जो वहाँ पे बिजोलिया के अंदर जो विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको एकत्रित करके उन्होंने भी क्या किया, एक जो है बोर्ड का गठन किया। और वो बोर्ड था कौन सा, उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना जो है किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। विजय सिंह पथिक ने की। जब इसको आमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाता है विजय सिंह पथिक के द्वारा, तब जो है ये उपरमाल पंच बोर्ड की क्या होती है दोस्तों, स्थापना होती है। जब ये स्थापना कर ली जाती है तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया कि उन्हीं लोगों में से, इस बोर्ड के लोगों में से एक व्यक्ति को प्रधान रूप में चुना, और उसे हम जो है यहाँ पे सरपंच कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंचों में से किसी एक को मुख्य बनाया गया है, मुख्य पंच बनाया गया है, तो अपन सरपंच कह देते हैं उसको। सरपंच के रूप में जो है किसको चुना गया वो इम्पोर्टेंट है, और वो व्यक्ति कौन है, मन्ना पटेल। कौन है, मन्ना पटेल। इस मन्ना पटेल को क्या किया गया, सरपंच पद पर नियुक्त किया गया उपरमाल पंच बोर्ड का। उपरमाल पंच बोर्ड का क्या कर दिया जाता है, सरपंच नियुक्त कर दिया जाता है। अब इस बोर्ड के माध्यम से बिजोलिया के किसानों की समस्याओं को जो है सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब मन्ना पटेल के द्वारा बार बार और किसानों के द्वारा बार बार जो है अपनी बात रखी जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं मिलता है। इस कारण कोई ज़्यादा उनको श्रेय नहीं मिल पाता है। इस कारण बिजोलिया के अंतर्गत अंग्रेज़ों का एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, एक अधिकारी आता है, जिसे हम एजीजी रूप में जानते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन से अधिकारी को, एजीजी के रूप में यहाँ पे वो आता है। एजीजी के रूप में वह आता है रॉबर्ट हॉलैंड। कौन आता है, रॉबर्ट हॉलैंड। वो किस पद पर, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होता है, और वह आता है रॉबर्ट हॉलैंड नामक व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है, आता है। जब रॉबर्ट हॉलैंड आता है, जांच करता है यहाँ की, क्या करता है, जांच करता है। जब वह जांच करता है तो वह क्या करता है, सामंतों यानी सामंतों और
मेवाड़ के शासक तथा किसानों के मध्य समझौते का प्रयास करता है। क्या करता है? समझौते का प्रयास करता है। रॉबर्ट हॉलैंड क्या करता है? प्रयास करता है। एक तरफ है आपके कौन? किसान, और दूसरी तरफ है ठिकानेदार। कौन है? ठिकानेदार है। अब इन दोनों के मध्य प्रयास किया जा रहा है रॉबर्ट हॉलैंड के कि आप क्या कर लो, दोनों ही समझौता कर लो, लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, समझौता कर लीजिए आप। रिजल्ट क्या निकलता है दोस्तों? प्रयास इसका सफल रहता है, सक्सेसफुल रहता है, और रिजल्ट निकलता है कि इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। जब समझौता होता है तो यहाँ पर एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से यहाँ पर 35 कर, कितने कर दोस्तों? 35 कर क्या कर दिए गए? माफ़ कर दिए गए। अब 35 कर नहीं लिए जाएंगे। थे कितने टोटल? 84 जो है आपके वहाँ पे कर लिए जा रहे थे, लगान ली जा रही थी, उनमें से कितने माफ़ हो गए? 35 कर क्या कर दिए? माफ़ कर दिए। किसके कारण? रॉबर्ट हॉलैंड की बातों के कारण, उसके प्रयासों के कारण उसको क्या कर लिया जाता है? माफ़ कर लिया जाता है। लेकिन ठिकानेदार है भाई, सामंत है, इतनी जल्दी हार मानने वाले वो नहीं हैं। तो वो क्या करेंगे? इस समझौते पर ज़्यादा समय तक अडिग नहीं रहते हैं और इस समझौते की बातों को वो धीरे धीरे जो है क्या करने लग जाते हैं? समझौते का उल्लंघन करने लग जाते हैं। यानी कि ये समझौता जो है वह स्थायी नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहता है। और समझौता स्थायी नहीं रहता है तो फिर से इन दोनों के मध्य क्या होगा? संघर्ष होगा। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ तक नहीं रुकेगा, एक और जो है उसको प्रयास करना पड़ेगा किसानों को। तो यहाँ पे जो है ध्यान दें आप, स्थायी नहीं रहता है। इस कारण अब यहाँ पे एक नोट लिख करके जो है आप अपनी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नोट क्या लिखना है दोस्तों? वो नोट आप लिखें। नोट है कि गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए अपने किस सचिव को जो है बिजोलिया भेजा था। इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने, मैं यहाँ पे एम के लिख करके शॉर्ट कर देता हूँ। गांधी जी ने अपने किस सचिव को बिजोलिया आंदोलन की जांच हेतु भेजा था। तो यहाँ पे उत्तर होगा आपका, उनका चहेता सचिव रहा है कौन? सचिव पद पर कौन रहे हैं? महादेव देसाई। कौन है सचिव? महादेव देसाई। तो महादेव देसाई को क्या किया गया था? यहाँ पे भेजा गया था। और महादेव देसाई ने यहाँ पर जो है इसकी जांच पड़ताल की, और गांधी जी ने उसी समय जो है वक्तव्य के तौर पर भी इनके अंतर्गत कहा था विजय सिंह पथिक को कि ये वास्तव में सिपाही का कार्य कर रहा है, केवल बातें ही नहीं करता है। मैंने आपको पिछले जो अपने विजय सिंह पढ़ाया था उसके अंतर्गत आपको मैंने उसका वक्तव्य भी लिखाया था, गांधी जी का वक्तव्य भी लिखवाया था। तो ये आपका नोट था। दूसरे चरण के अंदर समझौता स्थायी न होने के कारण ये चरण भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? असफल हो जाता है। तो 2 चरण के अंतर्गत किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं मिलती है। अब अपन जो है देखते हैं कि तीसरे चरण के अंदर क्या होता है।
तो दोस्तों इन 2 चरण के अंतर्गत जो है किसानों को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती है, यानी कि किसानों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता है। हालांकि 35 कर कम हुए थे, लेकिन स्थायी तौर पे ये कम नहीं हुए थे। अब यहाँ पे दोस्तों एक नोट लिखें आप अपनी बुक के अंतर्गत, नोटबुक के अंदर। नोट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। यहाँ पे नोट लिखना कि इस आंदोलन को, बिजोलिया आंदोलन को, बिजोलिया आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किन अखबारों ने किया था, किन किन अखबारों ने, किन किन अखबारों ने तो यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण तीनों की तीनों अखबार ध्यान में रखना। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार की भूमिका बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी नहीं है। यहाँ पे अपन जो है नोट को पूरा करते हैं। वो 3 अखबार, पहला अखबार आपका प्रताप, कौन सा? प्रताप। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्रताप अखबार वही है जिनका संचालन जो है कानपुर से होता था, वहीं से जो है ये छपता था, और उसको जो है संचालन का जो कार्य किया जाता था वह कार्य किसके द्वारा किया जाता था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसको छापने का कार्य किया जाता था। तो पहला अखबार हो गया आपके प्रताप नामक अखबार। दूसरा है आपके राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी में भी जो है इस अखबार के माध्यम से भी इस आंदोलन को क्या किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया। और तीसरा अखबार जो है, ध्यान रखना दोस्तों, वह आप भूल न जाएं, मराठा। मराठा नामक अखबार के अंतर्गत भी क्या किया गया था? इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने का कार्य किया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके 2 चरण। अब अपन पढ़ेंगे तीसरे चरण को, और तीसरे चरण में जो है किसानों को अंतिम रूप से क्या मिल जाएगी? सफलता मिल जाएगी। और अब अपन जो है इस किसान आंदोलन को खत्म भी कर रहे हैं, खत्म की तरफ चल रहे हैं, समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। तो तीसरा जो चरण है दोस्तों वह कब से कब तक चला था? तो दोस्तों ध्यान रखें, 1923 ईस्वी से अंतिम तक चलता है सन 1941 ईस्वी तक। ये तीसरा चरण जो है चलता है बिजोलिया किसान आंदोलन का। ध्यान रखें दोस्तों, 1923 के अंत में विजय सिंह पथिक को क्या कर दिया जाता है? जेल हो जाती है। विजय सिंह पथिक को जेल हो जाती है। तो ये आंदोलन जो है, अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? जैसे ही विजय सिंह पथिक को जेल होती है तो किसानों ने जो है अपना नेतृत्वकर्ता किसको चुना है? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसको चुनते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को जो है नेता चुनते हैं, मुख्य नेता चुनते हैं। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे कईयों के प्रश्न पूछे गए थे मेरे से पर्सनली, उनके सॉल्व हो रहे हैं, समस्या का समाधान हो रहा है। क्या कि तृतीय चरण का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोई कह रहे हैं जमनालाल बजाज है, कोई कह रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय है, और कुछ कह रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा है। लेकिन सटीक उत्तर है आपका माणिक्यलाल जी वर्मा। इनको जो है चुना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी एक व्यक्ति से इस आंदोलन से जुड़ने का आग्रह करते हैं। कहते हैं कि आप जाइए और उस आंदोलन का जो है
माणिक्यलाल वर्मा को सहयोग दीजिए इस आंदोलन के अंतर्गत। तो माणिक्यलाल वर्मा का जो सहयोगी के तौर पर आएंगे कौन, जुड़ेंगे कौन? पहले तो ध्यान दें, गांधी जी के कहने पर। किन के कहने पर? गांधी जी के कहने पर इस आंदोलन से कौन जुड़ते हैं? गांधी जी के कहने पर कौन जुड़ते हैं? तो जुड़ने वाले व्यक्ति हैं आपके जमनालाल बजाज। कौन है दोस्तों? जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज जो है इस आंदोलन से जुड़ते हैं गांधी जी के कहने पर। जब ये जमनालाल जी बजाज जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक और अपने सहयोगी को आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित वो किन को करते हैं? देखें यहाँ पे, आमंत्रित करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय को। किसको करते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को आमंत्रित करते हैं। आइए आप भी जो है आकर के बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाएं, हमारा सहयोग कीजिए ताकि यहाँ के किसानों को क्या मिल सके? राहत मिल सके, इन अत्याचारों से छूट मिल सके। तो इनको आमंत्रित किया जाता है। अब इतने सारे प्रयास होने के बाद एक प्रश्न पूछा गया है और राजस्थान पुलिस जैसे एग्ज़ाम का तो वो फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कई दफ़ा पूछा गया है, पंछीड़ा गीत। तो इसी समय जो है तीसरे चरण में ही माणिक्यलाल वर्मा ने लोगों को जागृत करने के लिए अपना पंछीड़ा नामक गीत गाया था। पंछीड़ा नामक गीत गाकर के लोगों को जागृत करने का कार्य किया गया था इसी तीसरे चरण के अंतर्गत ही। दोस्तों इतने सारे प्रयास होते हैं तो मेवाड़ के महाराणा को भी लगता है कि वास्तव में कुछ न कुछ बिजोलिया ठिकाने के अंदर गड़बड़ हो रही होती है। तो उस समय क्या करते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत जो है पीएम थे कौन? मेवाड़ के पीएम यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके कौन? राघवाचार्य। कौन थे दोस्तों? राघवाचार्य। और एक चीज़ ध्यान दें दोस्तों, राघवाचार्य और इनके एक और सहयोगी है जो भू राजस्व मंत्री थे। भू राजस्व मंत्री थे। वह कौन थे? भू राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता। कौन थे दोस्तों? मोहन सिंह मेहता। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा राणा को समझाया गया, प्रयास किया गया और इन दोनों के प्रयासों से ही, इन दोनों ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों के कारण ही किसानों की मांगों को क्या कर लिया जाता है? अंतिम रूप से उनकी बातों को मान लिया जाता है। यानी किसानों की मांगों को क्या कर लिया गया? मान लिया गया। मांगों को, किसानों की मांगों को मान लिया गया। महत्वपूर्ण ये दो व्यक्ति, इन दो व्यक्तियों के समझाने के कारण ही जो फतेह सिंह, राणा फतेह सिंह ने किसानों की मांगों को मान लिया। और क्या किया? मांगे मानने के बाद जो कर थे उन करों को क्या कर दिया गया? माफ़ कर दिया गया। तो जब कर माफ़ हो जाएंगे तो किसानों की तो यही समस्या थी, तो समस्या क्या हो गई? सॉल्व हो गई। इसलिए अपन कहेंगे तीसरा चरण क्या रहता है? सफल रहता है। क्या रहता है? तीसरा चरण सफल रहता है। अंतिम रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। कितने वर्षों तक चला है? 44 वर्षों तक चला है। दोस्तों लास्ट में अपन जो है लिख सकते हैं कि जब ये बिजोलिया आंदोलन जो है सफल हो जाता है उसके बाद आप नोट लगा करके लिखें कि विश्व में सबसे लंबा
चलने वाला अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो वह आंदोलन था कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो आंदोलन सफल रहा दोस्तों। ये अपना किसान आंदोलन यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट अपन अगले और किसान आंदोलनों की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नहीं हो कि आपने लाभ उठा लिया, दोस्तों को लाभ लेने से रोक दिया, नहीं, सबको लाभ दें। धन्यवाद।